हेलो फ्रेंड्स, सी एस उत्कर्ष दिस साइड। तो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में आज हमारा ये थर्ड सीरीज़ है जिसमें हम आसियान को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आईएमएफ डिस्कस किया, सार्क डिस्कस किया। ठीक है ना। ये अलग अलग वीडियोस मैंने इसके लिए बनाए हैं जिससे कि आप उसको कंफ्यूज ना कर जाएं एक दूसरे को। दैट्स वाई मैं इसको अलग अलग लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम आसियान की बात करें तो ये भी क्या है, एक संगठन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। ठीक है ना। इसमें क्या मतलब हो गया, साउथ ईस्ट मतलब पूर्वी एशिया की सारी जो कंट्रीज़ होंगी वो इसके अंदर हमारी शामिल होंगी, जिसके अंदर ये बेसिकली आप ये वो कह सकते हैं जो भी मतलब जो भी पानी के आसपास हमारे देश हैं। ठीक है ना। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका ये म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, कैम्बोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब बना। देखिए, मैंने आपको आईएमएफ वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली जो बॉडीज़ हैं वो सब 1945 के बाद ये सब बननी शुरू हुई हैं। तो ठीक है ना। तो अगर हम इस बॉडी की अगर हम बात करें तो ये कब बनी है हमारी, ये बनी है 1967 में। ठीक है। तकरीबन तकरीबन आप ये मान लीजिए कि भाई लगभग 22 साल बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ठीक है। और ये कहाँ पर मतलब बनी है, तो ये आपका बनी है, एस्टेब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक को। और इसका अब जैसे आपको आईएमएफ का मैंने डिस्कस किया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वॉशिंगटन डीसी में। ऐसे ही आपसे इसका भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिए आई थिंक। तो वो कहाँ पर है आपका, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपकी बुक में अगर नहीं भी मेंशन हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। मेरा पर्पस यही है कि आपको कुछ भी ऐसा फैक्ट ना आपको एग्जामिनेशन में मिले उससे पहले आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि होप्स हो आपकी प्लानिंग जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पार्ट पे जो हो सकता है मैं आपको अपनी हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक फैक्ट्स जो कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने आपको बता दी है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा कंट्रीज़ का रेलेवेंस जान लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। दीज आर द बेसिकली, देखिए सबसे पहले 5 सदस्य होते थे इसके, फाउंडिंग कंट्रीज़ इसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि वाट आर द फाउंडिंग कंट्रीज़, 4-5 कंट्री मेंशन कर देंगे, उसमें से एक कंट्री मेंशन कर देंगे जैसे कंबोडिया की, भाई कौन सी नहीं है तो आप उसको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है जो कि फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना सकता है। इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत हाई है। थाईलैंड हो गया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये सब क्या है, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, आप दूसरी साइड पर आ जाते हैं जो इसमें बाद में ऐड हुई हैं। हमारा ये आ जाते हैं म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनई एंड लाओस, कंबोडिया। ठीक है। ये 5 कंट्रीज़, टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, बट मैं आपको बता दूं, जब हमने सार्क डिस्कस किया था तो उसमें इंडिया जो था वो मेंबर था। ठीक है ना, अमंग अदर कंट्रीज। बट आपने देखा होगा इसमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। इसका पीछे अगर हम लॉजिक की बात करें तो क्या है, बिकॉज फ्रेंड्स इसमें जो टर्म आई हुई है वो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया की पोजीशन में वो साउथ ईस्ट में लाई नहीं करती, इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है ना। तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब अगर हम जैसे कंट्रीज़ की बात करें, वियतनाम, तो वियतनाम भी एक छोटा सा देश है, पर अगर आप मतलब थोड़ा सा इतिहास हिस्ट्री जानते होंगे तो जब एक अमेरिका के साथ इसकी वॉर चली थी तो इसने अमेरिका के भी छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है। तो मतलब एक कंट्रीज़ का रेलेवेंस है। अगर जैसे हम थाईलैंड का कल्चर कहें तो थाईलैंड में भी कहीं ना कहीं महाभारत का, रामायण का, बुद्धिज़्म का कल्चर है। तो ये कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का कल्चर भी इसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि भाई इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, एक तो सिक्योरिटी और आपका जो आर्मी की हमारे को हेल्प एक तरीके से प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई आ जाती है। तो ये सबसे इसका मेन फीचर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक करंट न्यूज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक गेटवे बन रहा है फ्रेंड्स, गेटवे इंडिया
म्यांमार, थाईलैंड। इसको हम ट्राईलेटरल हाईवे भी बोलते हैं, लिख लीजिए आप, ट्राईलेटरल हाईवे। अच्छा ठीक है, और उसके बाद अभी इसका जो ऑब्जेक्टिव है आगे भी कुछ कनेक्ट करना है, उसमें हम कंबोडिया को कनेक्ट करेंगे आगे, ठीक है, फिर वियतनाम को कनेक्ट करेंगे और लाओस को। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो तो आप इसका वर्ल्ड का मैप भी निकाल कर देख सकते हैं, उसमें जब आप देखेंगे तो ये आपको आसपास ही सारे मिलेंगे जिनके आसपास पानी का इलाका भी है, कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास आसपास लैंड भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूज़ की बात। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स मेनली सार्क के तरह ही सेम ही है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, उसमें इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक तो इसमें ये जो क्वेश्चन जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, कि इसकी जो थीम थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, तो आप ये थोड़ा सा 35 समिट कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा आपको मतलब रिमेंबर करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए करिए कि आप एक पेज बना लीजिए सेपरेट और उसमें जैसे सार्क लिख लिया, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लिए, ठीक है। आशियान हो गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ऑन द बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम आप पूरी बुक तो रिवाइज़ नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आप उसको अच्छे से मतलब याद कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखने होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स के कुछ की पॉइंट्स आपने लिख लिए, ठीक है ना, तो ना आपका कुछ छूटेगा और आप अच्छे से याद भी कर सकेंगे, उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अब इसकी जो न्यूज़ में हाँ ये क्यों है, तो आपको मैंने थीम इसके बारे में बता दी, इसकी थीम क्या थी। और इसकी अगर हम कुछ की हाइलाइट्स के बारे में अगर बात करें तो हाइलाइट्स इसमें जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा है 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, तो इस मीटिंग में इसकी हाइलाइट में ये डिस्कस किया गया था, ठीक है। और आसियान का जो फ्री ट्रेड एरिया है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था, जिसमें एक्चुअली क्या हुआ था, इंडिया ने RCEP का जो साइन करने से मना कर दिया। अब फ्रेंड्स RCEP क्या आता है, RCEP मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। RCEP सॉरी, रीजनल कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, RCEP। तो इसका जो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, इसका रीज़न यही था क्योंकि जो इसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो RCEP में जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गई, आपका चाइना हो गया। तो आप जानते ही है कि चाइना का कितना इंपोर्टेड गुड सस्ता होता है, तो उस वजह से हमारी मार्केट इतनी अभी डेवलप्ड नहीं है, उसकी वजह से हमने अभी इसे साइन नहीं किया। न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा है, तो इन्होंने अगर हमने फ्री ट्रेड एरिया साइन कर दिया एग्रीमेंट तो हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे और फिर हमारे पास इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, और अभी भी हमारा एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट इन कंट्रीज़ के साथ चलता आ रहा है, ठीक है। ओके, और तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इसमें से आपके वो डिस्कस कर लिए सारे जो है आपका सिक्योरिटी का वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया था पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।